नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं इंडियन एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कृषि चैप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कृषि क्या है, कृषि से जो सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसे आज चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कृषि। देखिए, कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्री माने भूमि, कल्चर माने खेती। देखिएगा, भारत में ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। लगभग 2/3 मतलब 70% के आसपास ही लोग खेती करते हैं। कृषि हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया है। समय के साथ साथ खेती के तरीकों में बदलाव आया है। जैसे अब चलिए हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह पढ़ाने में दिक्कत होता है, क्योंकि समय ने हेडिंग से हेडिंग डालकर पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग रहेगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। देखिएगा, जिस प्रकार की खेती में केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट भर सके, तो उसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिए, इतना उपज के लिए कृषि की है जिससे उसमें पेट भर सके, मतलब अपने परिवार का देख रेख के लिए जो खेती की जाती है उसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिएगा, इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, मतलब छोटे भूभाग पर की जाती है। इसमें आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतया मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करती है। मतलब मानसून के हिसाब से की जाती है खेती, ज़्यादा पानी ना चलाना पड़े, जिसमें लागत ज़्यादा ना लगे। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। मतलब जो उस भूभाग में उत्पन्न होने लायक रहे उसे ही फसल को चुनाव किया जाता है। समझ गए? कर्तन दहन प्रणाली। देखिएगा, ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े को वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है। ज़्यादा मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देता है, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि पर जाते हैं। इस प्रकार की किसी मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। मतलब देखिए, कहने का मतलब यह है कि देखिए, कोई स्थान है जहाँ पर वनस्पतियाँ उसे काट दिया जाता है, मतलब समझ रहे हैं, उस पर उस समय के लिए कृषि की जाती है और उर्वरकता उसमें ख़त्म हो जाती है तो वो ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, मतलब दूसरे जगह चले जाते हैं ज़मीन छोड़ करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गहन जीविका कृषि। देखिएगा, जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें बड़े भूभाग की जाती है, इसमें अधिक सिंचाई का मतलब ज़्यादा पैदावार लेना होता है। देखिए, गहन जीविका कृषि की समस्या, इसकी समस्याएं भी देखिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है। इससे जमीन का आकार छोटा होता चला जाता है। छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती। इससे फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है, मतलब इधर उधर भटकना पड़ता है। समझिएगा, मतलब जो बड़े खेती हैं, जो भाइयाँ दो हैं, उसमें अलग होते हैं, तो उस खेत का भी बंटवारा होता है तो छोटा छोटा खेत हो जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी छोट खेत जो है छोटा होता जाता है, जिससे पहले ज़्यादा होता, ज़्यादा पैदावार मिलता था। अब छोटा खेत है, कम बुआई होगी तो कम पैदावार निकलेगा। इसकी वजह से कुछ समस्या होती है। देखिएगा, जैसे वाणिज्यिक कृषि। देखिए, इसे व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। देखिए, जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशक का इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें ज़्यादा उपज लेना होता है वाणिज्यिक में, व्यापारिक कृषि में। देखिए, भारत में कहाँ कहाँ एक कृषि होता है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की कृषि होती है। चलिए अब देख लेते हैं रोपण कृषि किसे कहते हैं। देखिए, बीज के विपरीत पौधे से कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है।
जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र पर उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है। काफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है। अब चलिए देख लेते हैं रबी की फसलें। देखिए, रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहा जाता है। मतलब जाड़े में उगाई जाती है, इसे आसान से समझिएगा, जाड़े में उगाई जाती है मतलब जाड़े की फसल भी कहा जाता है। देखिएगा, रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। मतलब अक्टूबर और दिसंबर के बीच बुआई हो जाती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। मतलब अप्रैल और जून के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। देखिए, रबी की मुख्य फसलें गेहूं, मटर, चना और सरसों। देखिए, इसकी कहाँ कहाँ पर अत्यधिक कृषि होती है। देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए मुख्य उत्पादक हैं। देखिएगा, अब देखते हैं खरीफ की फसलें किसे कहते हैं। देखिएगा, खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। सिंपल सी बात है। खरीफ की बुआई जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। देखिए, खरीफ की मुख्य फसलें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है और सोयाबीन है। मतलब धान के मुख्य उत्पादक हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, अब देख लेते हैं जायद की फसलें। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। मतलब रबी और खरीफ के बीच में आता है। देखिएगा, इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती है। तरबूजा, खीरा और सारे सब्जियां वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उससे पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल लग जाता है। अब देख लेते हैं चावल। देखिए, चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। धान की खेती के लिए जरूरी होते हैं उच्च तापमान 25 से 30 सेल्सियस का तापमान, अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक की सालाना वर्षा। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो धान को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अब धान की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी होने लगी है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि इस क्षेत्र में नहरों का सघन जाल है। देखते हैं गेहूं। देखिए, गेहूं उगाने के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर की सालाना वर्षा की जरूरत होती है, जिसका वितरण समान रूप से हो। पाला पड़ने से गेहूं की फसल तबाह हो जाती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं पश्चिम उत्तर के गंगा सतलज के मैदान और दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र। गेहूं के मुख्य उत्पादक हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य के कुछ भाग। अब चलिए देख लेते हैं मोटे अनाज। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज में से मुख्य हैं ज्वार, बाजरा और रागी। हालांकि यह मोटे अनाज हैं, लेकिन इसमें पोषण तत्व की अधिक मात्रा होती है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ज्वार। ठीक है, ज्वार उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ज्वार की खेती कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती है। ज्वार को अक्सर आर्द्र क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं बाजरा। बाजरा को बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरे की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी होती है। चलिए देखते हैं रागी। रागी को शुष्क प्रदेश में लाल काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। रागी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसके बाद तमिलनाडु
का स्थान आता है।